ये वीडियो मैं देख रहा था और ये वीडियो देखकर मैं सोच रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से जितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, स्लो मोशन में देखिए इसको, जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, उनके चेहरे का भाव देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिछड़े हुए भाई से मिल गए हैं बहुत दिनों के बाद। जिस मोहब्बत से वो उनसे गले मिल रहे हैं, काश उसका 20% भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए होता, हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसका 20% मोहब्बत भी दे पाते तो आज दुनिया में देश इस तरह से बदनाम ना होता और देश के भीतर का मुसलमान इतना परेशान ना होता। लेकिन हमारे मोदी साहब की जो मोहब्बत है वो देश के बाहर के मुसलमानों के लिए है, अमीर शेखों के लिए है, सुल्तानों के लिए है, बादशाहों के लिए है। हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए तो कपड़े देखकर पहचान जाते हैं जैसी बात है। खैर, यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटों के लिए इंडिया आए थे, सिर्फ 2 घंटों के लिए, और हालत यह थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर और लिखा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट पर आया हूं। सारी तस्वीरें गले मिलने की हुई और जाने के बाद पता चला कि इन 2 घंटों में डिफेंस कोऑपरेशन की एक डील हुई है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि असली बात यही है। ये गले लगना, मोहब्बत करना, लेने जाना, ये सारी चीजें तो मोदी जी करते रहते हैं, इसका कोई खास असर नहीं होता है। अभी जर्मनी के चांसलर आए थे तो भी ऐसे ही तस्वीर, ऐसे ही वीडियोस आ रहे थे, उससे कोई बड़ा असर नहीं हुआ। लेकिन इसका बड़ा मानी है, आराम से रुक के थोड़ा सुनिएगा। डिफेंस कोऑपरेशन डील हुई है, यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में दोनों मुल्कों के बीच में कोऑपरेशन होगा, यह डील हुई है। इसमें इनोवेशन और काउंटर टेररिज्म, यानी कि जो आतंकवाद है उसके मुकाबले का ये सारा कुछ ट्रेनिंग या ये सारा कुछ डील हुई है यूएई और भारत के बीच में। दूसरा, जो दोनों देशों के बीच में तिजारत है, ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड जो है, उसको बढ़ाकर $200 बिलियन तक करने की बात हुई है अगले 5 सालों यानी 2031 तक। अब 3-4 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट बन के उभरते हैं। पहला सवाल यह कि एक तरफ गजा में पीस प्लान लेकर आए हुए हैं ट्रंप, खाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे, पश्चिम एशिया अगर आप कहिए तो बेहतर होगा, पश्चिम एशिया के अंदर बहुत ज्यादा हलचल देखी जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक ईरान पर हमले का अंदेशा था। सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते जो हैं वो हिस्टोरिकल तौर पर खराब हुए हैं। अपने पूरे इतिहास में सऊदी अरबिया और यूएई के बीच कभी रिश्ते खराब नहीं हुए, लेकिन इस समय सिर्फ खराब नहीं हुए हैं बल्कि हालात यहां तक हैं कि कल अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं बात करूंगा क्यों। टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान मिलकर नाटो टाइप का संगठन बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें कतर और ओमान जैसे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में पहले ही वो डिफेंस डील हो चुकी है जिसमें यह तय पाया गया है कि अगर सऊदी के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो सऊदी उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उसके खुद के ऊपर हमला हुआ है। इसमें टर्की को शामिल करने की बात की जा रही है जिससे पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया के बीच में एक ऐसा रिश्ता बने कि जंग के वक्त में सब साथ खड़े हो सकें और उनकी डिफेंस की जो डील है, उनके डिफेंस का जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाए। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने ड्रोन्स काफी सारे पाकिस्तान को दिए थे और वो पाकिस्तान के काफी काम आए थे। और ये जो अलायंस बन रहा है इसमें कतर और ओमान के भी शामिल होने की बात हो रही है। कल को कुछ और मुल्क अगर शामिल हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो एक तरफ इस्लामिक नाटो बनाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ जो मैंने जहां से शुरुआत की थी कि सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते बेहद खराब हुए हैं। अगर अभी से पहले का दौर देखें, 2025 के पहले का पूरा दौर देखें तो सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में एक जबरदस्त टाइप की दोस्ती रही है। और सिर्फ दोस्ती नहीं, ये दोस्ती से आगे तक का मसला रहा है। MBZ जो है मोहम्मद बिन जायद, ये एक तरह से MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के आप कह सकते हैं लीडर जैसे रहे हैं, गुरु जैसे रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरबिया यूएई से काफी बड़ा देश है, एक तरफ सऊदी अरबिया अगर हथियार के मामले में सिर्फ देखें तो शायद सबसे मजबूत अरब मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि उम्र में सीनियर हैं और मोहम्मद बिन सलमान को लेकर इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान इनको अपने आप कह सकते हैं फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड की तरह देखते रहे हैं। आपको सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में एक बहुत शानदार कोऑपरेशन लगातार दिखाई देगा। ईरान दोनों का दुश्मन था, टर्की के साथ दोनों के ठीक ठाक रिश्ते थे और अमेरिका के साथ दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते तब भी थे और अब भी हैं। मामला बिगड़ा तब जब इजराइल और गजा वार का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। गजा वार के दौरान सऊदी अरबिया
कुछ खास किया तो नहीं, लेकिन लगातार स्टेटमेंट देता रहा। वहीं अगर आप देखेंगे तो यूएई जो है, अब ऐसे पेपर सामने आ रहे हैं, अब ऐसे राज खुल रहे हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार था, इजराइल की पूरी मदद कर रहा था, इंटेलिजेंस में मदद कर रहा था, बाकी सारी चीजों में मदद कर रहा था। यानी अब यह क्लियर है कि गजा वार के समय भले बयान कुछ भी आया हो, लेकिन यूएई पूरी तरह से इजराइल के साथ था। सऊदी अरबिया के बारे में आप यह नहीं कह सकते हैं कि वो इजराइल के साथ था। अमेरिका के प्रेशर की वजह से, दीगर वजहों से उसने सीधे हस्तक्षेप भले नहीं किया, लेकिन इजराइल पर बार बार सवाल उठाए। अब इसके आगे जाके देखें, यह तो साथ होने ना होने का मामला हो गया। जहां सीधी टकराहट हुई वो जगह थी यमन। यमन और सऊदी अरबिया के बीच में प्रॉब्लम काफी पुरानी है। तकरीबन एक दशक यमन और सऊदी अरबिया एक खास तरह की जंग में, हूथी जो वहां के हैं और सऊदी अरबिया एक खास तरह की जंग में रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सना वगैरह पर तो हूथी का कब्जा है, लेकिन बाकी जो इलाका है, एक इलाका ऐसा है जहां पर जिसको लीगल गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसको अमेरिका मान्यता देता है, जिसको यूनाइटेड नेशन मान्यता देता है, वो सऊदी अरबिया के साथ बिल्कुल लगी हुई गवर्नमेंट है। वो सऊदी अरबिया के सपोर्ट से चलने वाली गवर्नमेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि यमन के अंदर सऊदी अरबिया का अपना स्टेक है। एक हिस्से पे हूथी का कब्जा है और दूसरा हिस्सा जो है वो सऊदी अरबिया का दोस्त आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, या आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया से बिल्कुल जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको सऊदी अरबिया पैसे से, हथियार से, हर तरह से मदद करता है। अब हुआ यह कि यमन के अंदर एक नई फोर्स डेवलप हुई, एक नई मिलिशिया डेवलप हुई, जो हूथी के भी खिलाफ थी और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, सऊदी अरबिया सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके भी खिलाफ थी। और उसने कई सारी जगहों पर, एदन वगैरह पर कब्जा करने की कोशिश की। एदन के बारे में कम पता होता है लोगों को आमतौर पे। यमन के ये एक ऐसा इलाका है जहां हिंदुस्तानी मूल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 2-10 साल पहले गए हैं, 200, 300, 400 साल पहले ये लोग गए हैं, व्यापार के सिलसिले में गए और फिर वहां पे बस गए। तो आपको जो गुजराती कम्युनिटी से गए हुए लोग वहां मिलेंगे और भी लोग वहां पे मिलेंगे। तो वो एडन एक ऐसा इलाका है जहां हिंदुस्तानी लोग काफी हैं। वहां के कल्चर पर, वहां के खाने पर, जो वहां का सबसे प्रसिद्ध खाना है वो भी बिरयानी के काफी करीब है। खैर वो उस पर कभी अलग से बात हो जाएगी। लेकिन उन इलाकों में कब्जा होना शुरू हुआ एक ऐसी मिलिशिया का जिसको सऊदी अरब और इजराइल सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो यमन में मिलिशिया हूथी होती एक तरफ, जिसका सना और बाकी सारी जगहों पर कब्जा है, दूसरे इलाके में, छोटे से इलाके में गवर्नमेंट होती सऊदी अरबिया सपोर्टेड, और उस गवर्नमेंट के लिए बड़ा खतरा बनता वो मिलिशिया जिसको खड़ा किया था यूएई ने और इजराइल ने। और वो सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में इजराइल का एक मामला खड़ा हो, इजराइल की एक मिलिशिया खड़ी हो। और आप देखते हैं कि 10 सालों तक यूएई ने चुपचाप जो वहां पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, 5 दिनों के अंदर सऊदी अरबिया ने उस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया और अब वो मिलिशिया ही डिसबैंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, बंट चुका है। अब उस मिलिशिया का वजूद नहीं है। यही काम हुआ सूडान के अंदर। अगर सूडान में आप देखें तो सूडान में लगातार सिविल वार चल रहा है और सिविल वार में जो दूसरा पक्ष है, यानी जो वहां की गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है, उसको उखाड़ने के लिए जो मिलिशिया काम कर रही है, आरएसएफ, ये आरएसएफ जो है इसको पूरी तरह से अबू धाबी यानी कि यूएई सपोर्ट कर रहा है। ये लंबी लड़ाई चल रही है, बहुत खूनी लड़ाई चल रही है और इसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। आरोप यह लगाया सऊदी अरबिया ने और कहा जा रहा है, सीएनएन बता रहा है ये, कि मोहम्मद बिन सलमान जब नवंबर में व्हाइट हाउस गए थे तो उन्होंने अमेरिका से यह शिकायत की थी कि वहां पर आरएसएफ को माली और बाकी सारी मदद जो है वो यूएई प्रोवाइड करा रहा है और यूएई की वजह से कई सारे नरसंहार उस इलाके में हो चुके हैं। और सूडान के मसले में भी यही कहा जा रहा है कि इजराइल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। वो सूडान में अपनी पसंद की गवर्नमेंट को बिठाना चाहता है जिससे उसका काफी फायदा होगा। यानी इजराइल के चक्कर में यूएई लगातार ऐसी हरकतें कर रहा था जो सऊदी अरब को नागवार गुजर रही थी और बर्दाश्त की हद जब पार हो गई तो पहले यमन में सऊदी अरब ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद हस्तक्षेप किया सूडान के अंदर। और यह बात जान लीजिए कि यह दखल अमेरिका के जाने बिना हो नहीं सकता था। अगर अमेरिका इससे राजी नहीं होता तो सऊदी अरब के लिए इतनी आसानी से 5 दिन में सब कुछ खत्म कर देना या सूडान से आरएसएफ को एकदम कमजोर कर देना इतनी जल्दी यह मुमकिन नहीं होता। यानी अमेरिका ने सऊदी अरब की बात सुनी है। तो इन सब चीजों से हुआ क्या है? इन सब चीजों से हुआ यह है कि यूएई मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ा है। आप ईरान के मसले को देख लीजिए, एकदम लग रहा था कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। किसी भी रात 11-12 तारीख की रात को तो यह लग रहा था कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन हमला क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी थीरीज के पीछे बड़ी थीरी यह है कि सऊदी अरबिया, टर्की और कतर और ओमान, इन 4 मुल्कों ने
अमेरिका से यह कहा कि ईरान पर हमला मत करिए, ईरान पर हमला पूरी खाड़ी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने कहा कि इस समय अगर आप हमला करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि तख्ता पलट हो, बल्कि इस बात के इम्कान ज्यादा हैं कि वहां पर तख्ता पलट ना हो और खामनेई और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। यानी उस मसले में भी, ईरान के मसले में भी बड़ा हस्तक्षेप सऊदी अरबिया, टर्की और कतर का था। मजेदार बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब कभी दुश्मन नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार चाहे जो भी वजह हो, एक वजह तो मैंने आपको बताई थी कि अगर ईरान पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है और सारा तेल बाजार में चला जाता है तो सऊदी अरबिया के तेल की कीमत इतनी गिर जाएगी कि उसकी इकॉनमी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए यह बेहतर है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रहे, बैन लगा रहे, ताकि वो अपना तेल आराम से बेचता रहे। और दूसरी बात कि अगर जंग होती है और जंग के बाद ईरान नुकसान पहुंचाने में बड़े पैमाने पर सफल होता है तो सऊदी अरबिया का नुकसान होना ही था, क्योंकि उसकी जमीन पर भी अमेरिका की सेना रहती है, उसके यहां भी अमेरिकी सेनाओं की बस्ती है। तो दोनों तरह से सऊदी अरब के लिए नुकसानदायक होता। तो यह किसी दोस्ती में नहीं किया गया, यह अपना भला देखकर किया गया। लेकिन सऊदी अरबिया ने जिन मुल्कों को साथ लिया इस काम के लिए, उसमें यूएई शामिल नहीं था। ईरान के साथ यूएई के कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है और टर्की के साथ इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन इधर सऊदी अरबिया और टर्की के बीच में रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि यूएई उस पूरे फ्रेमवर्क से बाहर है, क्योंकि यूएई के ऊपर मिडिल ईस्ट में कोई नहीं भरोसा करता। वजह आप जानते हैं कि इजराइल के सबसे करीबी अगर मिडिल ईस्ट में कोई मुल्क है तो वो यूएई है। तो लंबी कहानी को शॉर्ट में यह बताया जाए कि पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में या अरब वर्ल्ड में, जो भी आप कहना चाहें, उसमें यूएई अकेला पड़ा है। यूएई के साथ, या आप कह सकते हैं कि यूएई के, हां आप कह सकते हैं यूएई के साथ अगर कोई है तो इजराइल है, बाकी कोई नहीं है। वो भी बराबरी के लेवल पर नहीं है। यूएई एक रद्दा नीचे है इजराइल से, जब भी उनके बीच का जो भी रिश्ता है उसमें। और इधर यही हाल हुआ है भारत का। दक्षिण एशिया में भारत लगातार अकेला पड़ता गया है। अमेरिका के लगातार हस्तक्षेप की वजह से ईरान से रिश्ता खराब हुआ है। अभी आप जानते हैं पेजेश्कियन जो है वो आए थे और पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति वगैरह से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से, लेकिन भारत नहीं आए। पाकिस्तान से ही वो लौट गए। बहुत सीधी सी बात है कि भारत से कोई खास उम्मीद उनको नहीं थी कि अगर अमेरिका हमला करता है, जब इजराइल की 12 रोजा जंग में भारत ने कुछ नहीं कहा तो अमेरिका के खिलाफ भारत क्या ही कहता। और अमेरिका से बातचीत करने के लिए या अमेरिका से कुछ तालमेल करने के लिए उनको पाकिस्तान भारत की तुलना में बेहतर लगा। अब आप समझ सकते हैं। तो एक तो आप ईरान की, अभी मैं बात कर रहा था, साउथ एशिया पर मैं आऊंगा। पाकिस्तान के साथ भारत का कोई रिश्ता है नहीं। नेपाल लगातार, नेपाल की वैसे भी, नेपाल एक बहुत शानदार देश है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक या आर्मी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे भारत को कोई फायदा हो सके। और उसके बावजूद नेपाल लगातार चाइना के पास गया है, बांग्लादेश चाइना के पास गया है, बांग्लादेश से लगातार धमकियां आ रही हैं, वीजा देना बंद है और रिश्ते अपने लोवेस्ट एप पर हैं। श्रीलंका के साथ बस हमारे रिश्ते हैं, कोई बुरे रिश्ते नहीं है, लेकिन श्रीलंका के रिश्ते चाइना से ज्यादा बेहतर हैं। मालदीव वगैरह की बात ही छोड़ देते हैं। तो एक तरह से आप साउथ एशिया में अकेले पड़े हैं। अमेरिका के कहने पर आप चाबहार से बाहर आए तो ईरान से रिश्ते खराब होने ही हैं। अमेरिका के कहने पर आपने रशिया से तेल खरीदना कम किया, तो मैंने आपको वो बयान दिखाया था पुतिन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया में हम बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से रिश्ता बढ़ा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ता अब ऐसा नहीं रह गया जैसा था। 4 रोजा जंग जो हुई, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, उसमें भारत ने यह एहसास किया कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। अमेरिका तो नहीं खड़ा है। ट्रंप तो जब चाहता है, जैसे चाहता है, बेइज्जत कर देता है और मोदी जी खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में क्या ये दो ऐसे लोगों का मिलन है जो अपने अपने इलाके में अकेले पड़ गए हैं, अपने अपने खित्ते में अकेले पड़ गए हैं? और दोनों के बीच अगर कोई कॉमनैलिटी है तो वो ये है कि एमबीजेड के राज में सऊदी अरबिया इजराइल के बेहद करीब गया है। इतना करीब गया है कि अपने ही अरब मुल्कों को दुश्मन बना लिया है। इतना करीब गया है कि गजा में अरबों का जेनोसाइड चल रहा था और यूएई इजराइल को सपोर्ट कर रहा था पूरी तरह से। और दूसरी तरफ भारत भी लगातार अपना ट्रेडिशनल रास्ता छोड़ के, जिसमें अरब देशों के साथ हमारा बेहतर रिश्ता रहा है, जिसकी वजह से मसला कश्मीर पर कभी पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्कों से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया जैसी उसे उम्मीद थी, वो सब छोड़ के रशिया से हमारा ट्रेडिशनली बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, उसे किनारे करके अमेरिका से चिपकने के चक्कर में इजराइल के साथ जिस तरह से भारत चिपका है, और बहुत क्लियर है आरएसएस और इजराइल की विचारधारा लगभग एक जैसी है, इसलिए यह चिपकना नेचुरल भी है। तो जिस तरह से आप इजराइल से चिपके हैं, क्या कॉमन फैक्टर यही है कि यूएई और भारत दोनों इजराइल से चिपके हुए हैं और इस चक्कर में सारी दुनिया से अकेले हो गए हैं? या फिर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में जिस तरह का रिश्ता बना है, अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास करना जा रहे हैं, नाटो टाइप का मैंने आपको बताया संरचना बनाने जा रहे हैं, इसमें टर्की भी शामिल हो सकता है, कतर भी शामिल हो सकता है। क्या उस समय सऊदी अरबिया को भारत ने यह चेतावनी दी है एक तरह से कि अगर आप पाकिस्तान के साथ इतना करीबी रिश्ता बनाएंगे तो हम यूएई के साथ इतना ही अच्छा रिश्ता बना लेंगे? लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि क्या यूएई के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं?
कहा जाता है कि अंत में आदमी अपनों की तरफ ही जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएई अमेरिका या किसी और दबाव में फिर से सऊदी अरबिया के साथ अच्छे रिश्ते बना ले, फिर आपका क्या होगा। और एक जो पूरे अरब वर्ल्ड में चर्चा चल रही है, अंदर चर्चा चल रही है, अखबारों में कभी कभी दिख जाती है कि एमबीएस का असल प्लान यह है कि यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, जिसमें कई अमीरात से मेरे ख्याल से 6 हैं, उनमें से किसी दूसरे अमीर को राष्ट्रपति की गद्दी पर बिठाना चाहता है, एमबीजेड को किनारे लगाकर। अगर उसमें वो सफल हो गया और यूएई के राष्ट्रपति जो बदल गए वो फिर से सऊदी अरबिया के करीब चले गए, तो फिर आपका क्या होगा। ये सवाल हैं और हजारों सवाल हैं, लेकिन आजकल हमारी जो डिप्लोमेसी होती है वो ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के लिए होती है, वो मोदी भक्तों के लिए होती है कि फोटो दिखा के कह सकें कि देखो हमारा डंका बज रहा है। लंबा सोचना, गहरा सोचना, ट्रेडिशनल जो हमारी एक डिप्लोमेसी है उसको बनाए रखना, ये सब तो खैर कोई सोच ही नहीं रहा है। इसलिए गले मिलने, हाथ मिलाने, गाड़ी में साथ बैठने, एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करने, इन सब की तस्वीरें देखकर खुश होइए, मन को बहलाइए। बाकी जो है वो तो मैंने आपको बताया ही।